बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर साइमा इकबाल, आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुशामदीद कहती हूँ। आज गालिब सीरीज़ के हवाले से जो मेरा अगला लेक्चर है वो गालिब के जो ख़तूत जो उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों और शागिर्दों को लिखे उस हवाले से है। तो आज जो ख़त हम पेश करने जा रहे हैं वो मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता के नाम है। इस वीडियो में हम हरगोपाल तफ्ता को लिखे गए ख़त का मतन पढ़ेंगे और साथ साथ इस ख़त का पस मंज़री मुताला देखेंगे। ये देखेंगे कि मकतूब निगार और मकतूब अलैह कौन है और उनका आपस में ताल्लुक़ क्या है। इसी तरह जब ऐसी वीडियो का जो पार्ट 2 होगा उसमें इस ख़त का जो मतन है उसकी तशरीह होगी। उस जो मतन के अंदर जो फ़नी मुहासन भी गालिब ने बयान किए हैं या इसके अंदर जो शख्सियात का ज़िक्र आ रहा है उनका तारुफ़ अगली वीडियो में बयान किया जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत से ये इंतखाब लिया गया है बना मिर्ज़ा हरगोपाल तफ्ता। साहब, तुम जानते हो कि ये मामला क्या है और क्या वाक़या हुआ। वो एक जन्म था कि जिसमें हम तुम बाहम दोस्त थे और तरह तरह के हम में तुम में मामलाते महर मोहब्बत दरपेश आए। शेर कहे दीवान जमा किए। उस ज़माना में एक बुज़ुर्ग थे कि हमारे तुम्हारे दोस्त दिल्ली थे और मुंशी नबी बख्श उनका नाम और हकीर तखल्लुस था। नागाह वो ज़माना रहा, ना वो अशख़ास, ना वो मामलात, ना वो इख्तिलात, ना वो इंबसात। बाद चंद मुद्दत के फिर दूसरा जन्म हमको मिला। अगरचे सूरत बैन ही मिसल पहले जन्म के है, यानी एक ख़त में मैंने मुंशी नबी बख्श साहब को भी भेजा, इसका जवाब मुझको आया। और एक ख़त तुम्हारा कि तुम भी मासूम बा मुंशी हरगोपाल और मतखल्लुस बा तफ्ता हो आज आया। और मैं जिस शहर में इसका नाम दिल्ली और इस महल्ला का नाम बल्ली माराओं का महल्ला है, लेकिन एक दोस्त इस जन्म के दोस्तों में से नहीं पाया जाता। वल्लाह ढूंढने को मुसलमान इस शहर में नहीं मिलता। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या अहले हरफा, अगर कुछ हैं तो बाहर के हैं। हनूद अलबत्ता कुछ कुछ आबाद हो गए हैं। अब पूछो कि तू क्यों कर मस्कन कदीम में बैठा रहा। साहब, बंदा में हकीम मोहम्मद हसन ख़ान मरहूम के मकान में 9-10 बरस से किराए को रहता हूँ और यहाँ करीब क्या बल्कि दीवार बा दीवार हैं घर हकीमों के और वो नौकर हैं राजा नरेंद्र सिंह बहादुर वालिय पटियाला के। राजा ने साहबाने आलीशान से अहद लिया था कि बरवक्त गारत दिल्ली ये लोग बच रहे हैं। चाचे बदफता राजा के सिपाही यहाँ आ बैठे और ये कूचा महफूज रहा, वरना मैं कहाँ और ये शहर कहाँ। मुबालगा न जानना, अमीर गरीब सब निकल गए, जो रह गए थे वो निकाले गए। जागीरदार, पेंशनदार, दौलतमंद, अहले हरफा कोई भी नहीं है। मुफस्सल हालात लिखते हुए डरता हूँ। मुलाजमान कला पर शिद्दत है, बाज़ बुर्स और दारोगीर में मुब्तला हैं, मगर वो लोग जो इस हंगामे में नौकर हुए वो हंगामे में शरीक हो रहे हैं। मैं गरीब शायर 10 बरस से तारीख़ लिखने और शेर की इस्लाह देने पर मुतल्लक हुआ हूँ। ख्वाह इसको नौकरी समझो, ख्वाह मजदूरी जानो। इस फितना अशूब में किसी मसलहत में मैंने दखल नहीं दिया, सिर्फ़ अशार की खिदमत बचा लाता रहा और नज़ीर अपनी बेगुनाही पर शहर से निकल नहीं गया। मेरा शहर में होना हकाम को मालूम है, मगर चूँकि मेरी तरफ से बादशाही दफ्तर में से या मुखबरों के बयान से कोई बात पाई नहीं गई, लिहाजा तलबी नहीं हुई। वरना
یہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے یا پکڑے ہوئے آئے ہیں، میری کیا حقیقت تھی؟ غرض کہ اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے، رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے۔ شہر میں کون؟ گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں۔ جرنیلی بندوبست 11 مئی سے آج تک یعنی شنبہ پنجم دسمبر 1857 تک بدستور ہے۔ کچھ نیک بد کا حال مجھ کو نہیں معلوم، بلکہ ہنوز ایسے امور کی طرف حکام کو توجہ بھی نہیں۔ دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے، یہاں سے باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا۔ تم زنہار یہاں کا ردہ نہ کرنا۔ ابھی دیکھا چاہیے کہ مسلمانوں کی بادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال منشی صاحب کو میرا سلام کہنا اور یہ خط دکھا دینا۔ اس وقت تمہارا خط پہنچا، اسی وقت میں نے یہ خط لکھ کر ڈاک کے ہر کارے کو دیا۔ شنبہ 5 دسمبر 1857 اور اینڈ پہ جو انہوں نے اپنا نام لکھا وہ ہے غالب۔ غالب کی خطوط نگاری۔ اردو میں غالب کے خطوط کو بہت اہمیت حاصل ہے، وہی ان کا اردو میں نثری سرمایہ بھی ہے۔ ان کے خطوط کو ان کی آبیتی بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ غالب نے نثر نگاری کا آغاز فارسی سے کیا، ان کی 3 کتابیں پنج آہنگ، مہر نیم روز اور دستن پو قابل ذکر ہیں۔ اردو میں ان کا سب سے بڑا نثری کارنامہ ان کے خطوط ہیں۔ غالب نے اردو خطوط نگاری کو نیا راستہ دکھایا۔ غالب کے خطوط کا مجموعہ عود ہندی کے نام سے ان کی زندگی میں شائع ہو چکا تھا، جس میں 162 خط شامل ہیں۔ ان کے خطوط کا دوسرا مجموعہ عود معلی 1869 کو ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے شائع ہوا، جس میں غالب کے 472 خط شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خطوط غالب، نادرات غالب اور غالب کے خطوط کے نام سے ان کے کئی مجموعہ مکاتیب شائع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے مستند خطوط کا مجموعہ خلیق انجم نے 5 جلدوں میں شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے خطوط کا تنقیدی جائزہ بھی لیا ہے۔ خلیق انجم نے ان 894 خط مرتب کر کے شائع کیے ہیں۔ خلیق انجم نے ان میں 894 خط مرتب کر کے شائع کیے ہیں۔ مرزا نے مکتوب نویسی میں بھی اپنی الگ راہ نکالی۔ ان کی جدت پسندی نے اردو نثر کو نیا انداز عطا کیا۔ بقول حالی مرزا کی خط و خطابت کا طریقہ فی الواقع نرالا ہے۔ نہ مرزا سے پہلے کسی نے خط و خطابت میں اختیار کیا، نہ ان کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی۔ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی خط کو بات کرنے کا ذریعہ بنایا۔ غالب نے القاب و اداب کو کم کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے القاب و اداب لکھنا ترک کر دیے تھے، بلکہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ لمبے اور پرتکلف القاب کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے القاب کا استعمال مختصر کر دیا مگر ترک نہیں۔ اور غالب نے خطوط کے سہارے بزم سجا رکھی تھی، جس میں ان کے عزیز، دوست و شاگرد سب بھی شریک تھے۔ ان کے خطوط میں زندگی اپنی تمام رعنائیوں، دلکشیوں، بلندیوں اور سنجیدگیوں کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے۔ غالب کے خطوط سے ان کی شخصیت کے تمام پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ خطوط غالب سے سن 1857 کے غدر کے واقعات اور بغاوت کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ غالب نے اپنے خطوط میں اپنے عہد کی سبھی تصویر کشی کر دی ہے۔ اس کے پیش نظر یہ خطوط تاریخی مواد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب نے جو اسلوب اختیار کیا اس کی نقل کسی سے ممکن نہ ہو سکی۔ سادہ گوئی، تاریخ گوئی، مکالماتی انداز، جدت، جزیات نگاری، واقعات نگاری، منظر نگاری اور جسمانہ نگاری کی غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کا عنصر بھی غالب کی نثر میں خاص حیثیت رکھتا ہے۔ غالب نے جو اس خط میں اپنے دل جذبات کو ابھارا ہے
तमाम अजीज़ दोस्त और आशना की मौत की नज़र हो चुके हैं और हालात अभी तक मामूल पर नहीं आए। जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे। हर चीज़ गैर यकीनी नज़र आती है। इन हालात में गालिब बड़ी मुश्किल से जान की हिफाजत कर रहे हैं। इस ख़त के मतन के मुताले से जो अहम पहलू नुमाया होते हैं वो गालिब के अपने दोस्तों से दूरी, 1857 का गदर और दिल्ली के हालात हैं। ख़त के मतन की तशरीह करने से पहले इन पहलुओं के पस मंज़र पर रोशनी डालना ज़रूरी है। 1857 का गदर। जंग आज़ादी का नारा अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दो था, इसलिए इसमें तमाम ऐसे अनासर शामिल हो गए थे जिनको अंग्रेज़ी हुकूमत से नुकसान पहुँचा था। मुतज़ाद अनासर एक मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ यकजा तो हुए थे, लेकिन वतनीयत और कौमियत और तसव्वुरात से ना आशना थे। बहादुर शाह ज़फ़र, जिसकी बादशाहत का ऐलान बागी सिपाहियों ने कर दिया था, बादशाहत की सलाहियत रखता था और ना बागियों की मुखालफत करने की ताकत। मज़ीद बरां बागियों ने दिल्ली में लूट मार और कत्ल गारतगिरी मचा कर आम लोगों की हमदर्दियाँ खो दी थीं। चनाचे 1857 की ये जंग आज़ादी नाकाम हो रही। अगला पॉइंट है दिल्ली के हालात। जंग आज़ादी का हंगामा जो कि गालिब के सामने हुआ और उसने सारे निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया और गदर के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को उठाना पड़ा। ख़ास तौर पर दिल्ली में मुकीम मुसलमानों और अंग्रेज़ों ने जानबूझकर मुसलमानों पर जुल्म किए, क्योंकि उन्हें खौफ था कि मुसलमान पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाएं और बगावत ना कर सकें। और हालात इस कदर बिगड़ गए कि अगर किसी मुसलमान पर हल्का सा भी शक होता कि वो गदर में शरीक है तो उन्हें सज़ाएं दी जाती और दिल्ली की गलियों और मोहल्लों से निकाल कर मुसलमानों का इस्तेहसाल किया गया, उन्हें सरेआम कत्ल किया गया। इस हंगामे में गालिब अपने घर के अंदर मुकीम रहे और ज़माने में उनका क़याम बल्ली माराओं के महल्ले में था। जब शहर में हंगामा बढ़ा तो बहुत से मुसलमानों को तो कत्ल कर दिया गया और कुछ शहर छोड़कर चले गए और लखनऊ रवाना हो गए। लेकिन शरीफ खानी हकीमों की हिफाजत के लिए महाराजा पटियाला ने कुछ फ़ौजी दस्ते भेजे, जिसकी वजह से बल्ली माराओं का महल्ला बच गया। लेकिन गालिब को इन सब के साथ बड़ी तकालीफ उठाना पड़ी, क्योंकि उनके भाई यूसुफ का इंतकाल भी इन्हीं हालात में हुआ था। सन 1857 की जंग ने ख़ास तौर पर दिल्ली के हालात को ख़राब कर दिया था। दोस्तों से दूरी। सन 1857 के नाकाम इनकलाब का गालिब की ज़िंदगी पर सबसे बुरा असर पड़ा, क्योंकि वह अकेले रह गए। दोस्त, अजीज़, शागिर्द और दूसरे मिलने वालों में ज़्यादातर मारे गए और बाकी अफराद फ़रार हो गए। ठीक है जी, यहाँ तक हमने देखा कि गालिब का जो ख़त मिर्ज़ा हर्ब गोपाल तफ्ता है के नाम है, उसका मतन क्या है। इसके बाद उस ख़त के लिखने की जो वजह थी, उनमें से 3 वजूहात या पस मंज़री मुताला में 3 वजूहात पेश की गई, उनका भी ज़िक्र किया गया। और गालिब के ख़तूत जो लिखने का जो अंदाज़ है, तरीक़ा है, उसकी जो खूबियाँ हैं, उसको भी यहाँ पर बयान किया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि इससे